बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूं हमसा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब भी। नाजरीन, कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के बाद ये तासुर लिया जा रहा है कि कोरोना का पाकिस्तान से बिल्कुल खात्मा हो गया। अब अवाम भी पहले जैसी एहतियात नहीं कर रहे और ना ही SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। ऐसे में क्या कोरोना की दूसरी लहर का खदशा मंडलाने लगा है या फिर हालात कंट्रोल में है? पंजाब हुकूमत क्या इकदामात कर रही है और क्या 2 साल में पंजाब हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर करने में कामयाब हुई है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, कहिएगा कि सूबे के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, मरीजों की क्या सूरत हाल है? क्या हम ये समझे कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है या फिर अभी भी दूसरी लहर का खदशा मौजूद है? देखिए, जहाँ तक हालात हैं कोरोना के, वो तो बहुत बेहतर हो गए हैं। अगर मैं आज उनका मुकाबला उस स्पाइक से करूं जो 11, 12 और 13 जून को जब के लाहौर के अस्पतालों में कोई तकरीबन 1100 से ज़ायद मरीज़ जो थे वो सीरियस कंडीशन में अस्पतालों में मौजूद थे, उसके मुकाबले में तो आज बहुत कम मरीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ नए केसेस, जो न्यू केसेस सामने आए हैं, वो तकरीबन 164 हैं और टोटल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ पूरे पंजाब के अंदर उनका नंबर 3, मतलब यानी जिन लोगों ने जान की बाजी खोई है वो 3 है। और कुछ ऐसे भी दिन आए हैं, आपको पता है, पिछले दिनों में जबकि कोई डेथ भी नहीं हुई। सिचुएशन डेफिनेटली बहुत बेहतर है, लेकिन किसी को भी ये खदशा नहीं होना चाहिए कि कोरोना कहीं चला गया है। कोरोना अगर चला जाता है तो इसका मतलब है सामने कोई केस नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके सामने अगर मैंने 164 नंबर बताए हैं तो ये केसेस मौजूद हैं और ये नए केसेस हैं। तो हमने कोई तकरीबन 5,500 टेस्ट किए और ये ट्रेसिंग, आपको पता है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जब एक बंदा पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसकी सारी फैमिली या जिन जिन के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है उनका टेस्ट करते हैं। तो 164 नंबर भी परेशानी वाला नंबर इसलिए है कि गया तो नहीं है ना कहीं कोरोना, इसलिए लोगों को जितनी एहतियात बरतनी चाहिए वो इस वक्त बरत नहीं रहे और उसकी वजह से हर वक्त हमें ये फिक्र और खदशा रहता है कि खुदा ना खास्ता फिर केसेस बढ़ने ना शुरू हो जाएं। अच्छा, जो अहम चीज़ बताने के लिए मैं कहूँगी अजीम साहब आपके प्रोग्राम के अंदर और तारड़ साहब, कि लोगों को एहसास होना चाहिए खुद भी कि किस मुश्किल से इस वक्त इकॉनमी चल रही है, आपकी मईशत किस मुश्किल मरहले में से गुजर रही है। और अगर आप ये छोटी छोटी हिफाजतें करके, मुंह पे मास्क पहन के, हाथों को बार बार धो के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके अगर इस मईशत के पहिए को चलने देंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और ख़ास तौर पे रिटेल स्टोर्स जो हैं, हमारी मार्केट्स जो हैं, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो SOPs हैं दे शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन इट। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत का, ये मैं आपको पूरी तसल्ली से ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे अस्पतालों में स्पेस बहुत है। हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बेड्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं हमारे पास, जिसपे माइल्ड, मॉडरेट और ICUs भी डेवलप कर रही हैं। और इस वक्त आपको पता है 8 हमारे BSL यानी लेवल 3 के लैब्स हमने डेवलप कर लिए हैं, 2 और डेवलप हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक सेहत की सहूलतें हैं उसमें इंशाल्लाह केसेस बढ़े भी तो वी विल मैनेज टू डील विद इट। लेकिन हर मुल्क का एक लिमिट होती है और इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज आपके सामने हैं, अमेरिका जैसी इकॉनमी, इंग्लैंड जैसे इकॉनमी, बेड़ा गर्क हुआ है लोगों का। तो हमें लोगों को बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इसकी वैक्सीन के हवाले से काम शुरू हुआ था और पता चला था कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, ट्राई शुरू कर दिया, उसके रिज़ल्ट क्या हैं? नहीं जी, अब आज अनाउंस हुई है एक चाइनीज़ वैक्सीन है। चाइना ने, आपको पता है, वैसे तो एमिरेट्स के अंदर ये ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दी थी। अब ड्रैप ने इनकी ट्रायल को जो है उसकी इजाज़त दी है और अब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में भी तकरीबन मेरा ख्याल है इनिशियली 200 लोगों पे शुरू की जाएगी। दीज आर ह्यूमन ट्रायल्स और ये जब ट्रायल होगी तो उसके बाद सही नतीजा सामने आया ये वैक्सीन कामयाब है और इनको हम सेफली लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने चाइना के साथ क्यों किया, ये भी बात समझने की बहुत ज़रूरी है। हमारा दोस्त मुल्क है और उनकी हमारे साथ ये कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह ये जब वैक्सीन का हमारी ट्रायल कामयाब होगी तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को
प्रॉपर सप्लाई देंगे ताकि हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस ट्रायल। कितने अरसे तक इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? ये मेरा ख्याल है टाइम लगता है, टेक्स अबाउट 2 to 3 months को। बाकी जगहों पे सारे जब आप इकट्ठे करें, बहुत सारी जगहों पे ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गई हैं, लेकिन ये है कि ये ट्रायल जो है इसके रिजल्ट्स आएंगे, नताइज आएंगे सामने, उसके बाद ये सारा डेटा जब एक्यूमुलेट होगा तो उसके बाद दे विल बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। तो ये अभी ट्रायल है इस वैक्सीन का, लेकिन नेचुरली एक वैक्सीन जो है वो आ गई है सामने, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे कि कामयाबी हो इस वैक्सीन में और फिर पाकिस्तान के लोगों के लिए वाफर मिकदार में मिले ताकि हम लोगों को ये भी कह दीजिएगा कि डेंगू का खतरा भी सर उठाता है और हम कोरोना के अंदर इतने ज़्यादा परेशान रहे कि डेंगू के हवाले से क्या हुकूमत ने बैकडोर पे इकदाम किए, जो डेंगू मुहिम का भी आगाज़ किया गया, क्या डेंगू का भी खतरा मौजूद है? देखिए ये डेंगू तो आपका एंडेमिक है ना, आपके पास ये डेंगू का मच्छर, और फिर सबसे बड़ी बात है ये तो मौजूद है कहीं। जिस तरह मैं कहती हूँ ना, कोविड कहीं नहीं गया, डेंगू तो कहीं भी नहीं गई। हर साल, पिछले साल इट वाज अ स्पाइक ईयर, इस साल बहुत हद तक, इस वक्त टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमारे पास सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर वो 32 हैं, और उसमें से इस मतलब पिंडी की जगह लाहौर के अंदर ज़रा केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन केस रिस्पॉन्स सर्वेलेंस बाकायदा हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के अंदर सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे कमिश्नर्स जितने हैं वो बैठते हैं और एक एक केस रिस्पॉन्स पे डिस्कशन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन डेंगू ऑल्सो। अगर मैं पिछले साल का मुकाबला करूं कि अगस्त के महीने के अंदर कितने केसेस बढ़ गए थे, तो अगस्त में कोई तकरीबन 400 से ज़्यादा केसेस आ गए थे ऑलरेडी, और सितंबर के अंदर सही पीक शुरू हुई थी। लेकिन इस साल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्योंकि सर्वेलेंस बड़ी सख्ती से हो रही है, और पिंडी जहां सबसे ज़्यादा वबा थी पिछली दफ़ा, वहाँ बहुत बेहतर हालात हैं, और वहाँ के मैं आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट द कमिश्नर एंड हिज डिप्टी कमिश्नर एंड हिज होल टीम के बहुत ज़्यादा विजिलेंट होके वो इस वक्त काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि किसी किस्म का स्प्रेड ना हो डेंगू का। डॉक्टर साहब, आप ज़रा सियासत की तरफ आते हैं। आपने लाहौर में इलेक्शन लड़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरियम के ख़िलाफ़, मतलब मरियम कंपेन कर रही थी, मोहतरमा कुलसूम साहिबा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। उस हलके में आपको इलेक्शन लड़ाया जाता है हर दफ़ा, जो हलका मुस्लिम लीग नून का घर है, जहाँ से मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमारे मुकाबले में क्यों नहीं होगा, लेकिन आप पर एक करीब तरीन जाती हैं उनके और बड़ा मुकाबला करती हैं। अब ज़रा ये, अब क्या ये मुकाबला पंजाब में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा? क्योंकि लाहौर से तो सियासी मैदान तेज़ होने लगा है, मियाँ नवाज शरीफ ने भी कह दिया है और मरियम भी एक्टिव हो गई हैं। तो किस तरह आपकी तहरीक इंसाफ या आपकी हुकूमत इनका मुकाबला करेगी? असल में प्रॉक्सी जो है ना, उसके साथ जंग लड़ी नहीं जाती। अच्छा, मेरी बात आज समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सी के साथ तो जंग नहीं लड़ी जाती। इस वक्त पहले तो नून लीग ये डिसाइड कर ले कि उनका लीडर कौन है, पहले तो वो डिसाइड कर लेना। इस वजह से देखिए उनकी आपस में एक रिफ्ट है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है। नवाज शरीफ साहब अगर खुद यहाँ मौजूद हों तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन कुछ और होगी। मरियम बीबी को एक्सेप्ट करना में भी बहुत सारे पार्टी के स्टॉलवर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल था। अगर आसान होता तो मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार जैसे बंदे जो हैं वो पार्टी छोड़ के ना जाते। इन्हीं चीज़ों की वजह से देयर इज अ रिफ्ट इन द पार्टी। फिर उनके लेकिन बात असल में ये है कि जब आप मौरूसी सियासत करें तो फिर तो ये आपके क्या कहते हैं तख्त की लड़ाई है ना, कि ये हुक्मरान ख़ानदानों की तख्त की लड़ाई। ये बच्ची ने जिस दिन ये कहा था ना कि हम हुक्मरान ख़ानदान, उस दिन मैंने कहा था अल्लाह ताला खैर रखे। वजह यह है कि बहुत बड़ी बात होती है जब इंसान ये बात करता है, और अल्लाह को कभी ऐसा गुरूर और तकब्बर पसंद नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने ही है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो, मैं अगर आप मेरे से एक सियासी वो ले रहे ओपिनियन, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। वजह यह है कि अगर आप आपस में लड़ते रहें तो हमारे लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा। हम हमेशा वी आर स्टैंडिंग, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर कोई मौरूसी सियासत नहीं है। हम ज़रूर ग्रुप्स बनते हैं, हर सियासी पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इस तरह का सियासी हमारी क्योंकि मौरूसी सियासत नहीं है, वो जो कहते हैं ना तख्त की लड़ाई हमारे उसके अंदर नहीं है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस वक्त नून लीग के पास। जी ठीक है, मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने
2 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत के, क्या आप समझती हैं जो वादे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, जो पीटीआई ने वादे किए थे, आवाम को डिलीवर कर सके हैं, आवाम मुतमईन है? जी देखिए, मेरा ख्याल है एक तो बहुत अहम चीज़ है। सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगी। कुछ मैंने वादे किए जो कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब जो हैं, उनका विजन ये है कि हमने सेहत की सहूलतें बेहतर करनी है, सेहत के हालात बेहतर करने हैं इस मुल्क के अंदर। आपके सामने है, पंजाब के अंदर हमने इस वक्त कोई तकरीबन 52 लाख कार्ड्स ऑलरेडी हेल्थ कार्ड्स बांट दिए। अगर कोविड का ना मसला होता तो अब तक हमारे 70 लाख कार्ड मुकम्मल हो चुके थे। यानी अगर आप 52 लाख फैमिलीज हैं, उनको आपने हेल्थ कार्ड दे दिया जिसकी हर कार्ड की कीमत 7,20,000 है, ताकि वो अपनी सेहत की सहूलत जो है किसी निजी अस्पताल से ले सकें। तो आप मुझे बताइए, ये एक बड़ी अकम्पलिशमेंट किसी भी हुकूमत की है या नहीं? इंपॉर्टेंट तो है, दिस इज गुड। वजह यह है कि हमारे पास अब जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उसमें अब तक 2-2.5 लाख बंदों को जिन्होंने पहले ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने ऑपरेशन करा लिए, लोगों के इलाज हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है, लोगों को किसी के पास मोहताजी की ज़रूरत नहीं होती, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कि उनके पास एक हेल्थ कार्ड है और उसकी कीमत भी ये है कि कोई कम पैसे नहीं है, 7,20,000 है उसके अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली तकरीर में उनको जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि हमारे स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की, बैल न्यूट्रिशन है, हमारी माँओं की सेहत जो है उस पर इस वक्त खदशा रहता है, आपकी मैटरनल मोर्टालिटी ज़्यादा, आपकी इन्फेंट मोर्टालिटी। आपके सामने है कि इस मुश्किल हालात में जब हमें ये हुकूमत मिली तो 100 अरब का खसारा था जो चेक्स इन्होंने बांटे हुए थे, जिन चेक्स को हमने ऑनर किया। वजह यह कि हुकूमत के चेक्स थे, आपको वो ऑनर कर, यानी उस 100 अरब के खसारे के बावजूद बार बार मुझे जब ये ताने मिलते थे ना उसके अंदर क्या कहते हैं असेंबली के अंदर कि आपने एक ईंट नहीं लगाई अभी तक तरक्की की, तो मैं बताना चाहती हूँ उनकी जो छोड़ी हुई ईंटें थी उनको भी मुकम्मल कर लिया। अब देखिए न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है रावलपिंडी में चल रहा है, अच्छा कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट वजीराबाद में चल रहा है। देखे ना, वहाँ कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट में तकरीबन 100 बंदों से ज्यादा का तो दिल का ऑपरेशन भी हो चुका। तो ये हुकूमत की अकम्पलिशमेंट है। और फिर इस बुरे वक्त के अंदर 4 नए अस्पताल, सबसे बड़ा बात है कि निश्तर 2 यानी खुदा जाने कुछ 40 साल के बाद एक नया अस्पताल 1000 बेडेड हॉस्पिटल, फर्स्ट 500 का जो है वो शुरू हो चुका है, काम हो रहा है इस वक्त, और कोविड के दरमियान में भी नहीं रुका, निश्तर 2 बन रहा है। गंगाराम अस्पताल में 72 साल बाद एक्सटेंशन हो रही है, आफ्टर 72 ईयर्स 600 बेडेड अस्पताल मदर एंड चाइल्ड का बन रहा है। और ये आप जब आप तो लाहौर में होते हैं, किसी दिन जाके वो देखिए कि कितना काम हो रहा है। फरवरी में काम शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप जाके देखें तो आप तरक्की देख के उस काम के अंदर आप वाकई खुश हो गए। चाइल्ड हॉस्पिटल डॉक्टर साहब बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं? एक और बात नहीं, बिल्कुल करा रहे हैं। और पहले आप अजीम साहब एक बात सुनते जाइए, ये एक और अकम्पलिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हुकूमत की। हमने नौकरियों का वादा किया था और मुलाजमतों का वादा किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आज के दिन तक 32,000 मुलाजमतें मिली हैं और मेरिट पे मिली हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से मिली हैं। तो आपने कभी कोई शिकायत देखी है किसी से कि कोई आया हो कि मैं कोर्ट में गया हो? तो हमने तो सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया है, NTS के थ्रू किया है। तो ये पिछले 2 साल के अंदर जो हमने सेहत के शोबे के अंदर तरक्की की है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अगर कोविड पे काबू पाया है, तो अगर ये तरक्की सब कुछ की ना होती तो आप बताइए हमारे लिए नामुमकिन होना था ना ये सारा कुछ। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा कि क्या आपकी तैयारी है बल्दियाती इंतखाबात की? आपका कारकुन कहता है कि हमने अभी महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की, तो किस तरह बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है कोई शक नहीं है, महंगाई ज़रूर हुई है। आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि किस मुश्किल हालात और किस मुश्किल मरहले में से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। कोविड से पहले भी महंगाई थी, लेकिन कोविड के बाद आपको पता है सिचुएशन मजीद ख़राब हुई। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी इस दुनिया की, आप अमेरिका ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप यूरोप ले लें, तबाही आ गई है।
वहाँ में तो लोग जो हैं बेरोजगारी पता नहीं इंतहा पे पहुंच गई जी ठीक है, महंगाई बढ़ी है, बात। इस पर भी काबू पाना हो। तो यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपके वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल मंजर से बाहर थे। एक मुद्दत के बाद सियासी तौर पर वो मंजर आम पर नजर आए हैं। आसिफ जरदारी पहले वीडियो लिंक के जरिए और कल खुद चलकर एहतसाब अदालत में पेश भी हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी पर बिलावल भुट्टो जो हैं वो हुकूमत और नैब दोनों पर खूब बरसे हैं। सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या आसिफ जरदारी अब खुद हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक होंगे और पार्टी की कमान क्या खुद संभालने जा रहे हैं। एक जानिब तो आसिफ जरदारी की सियासत में दोबारा एंट्री हुई है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हैं। क्या उनको भी मनाया जाएगा? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब। कारा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारा साहब कहिएगा, क्या जरदारी साहब एक बार फिर मुतहर्रिक होने जा रहे हैं सियासत में? क्या पार्टी की कमान वो खुद संभालेंगे? जरदारी साहब सियासत से गैर मुतहर्रिक थे कब? वो तो हमेशा से मुतहर्रिक थे और हैं। ये जो कोरोना का इशू आया उसकी वजह से उनके जब वो गिरफ्तार थे तो उनकी सेहत जरा खराब हो गई और कोरोना में डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि आपकी सेहत क्योंकि पहले भी जरा गिर गई थी तो आपको एहतियात करने की जरूरत है, इसलिए वो एहतियात कर रहे थे। और उनके जब वो फाल मुकम्मल तौर पे या सिर्फ में एहतियात नहीं कर रहे थे उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल जो थे उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था। वो चेयरमैन के तौर पर पार्टी अपनी चला रहे हैं और जरदारी साहब से मुशावरत का अमल चलता रहता है। आज भी है, आज से 4 महीने पहले भी था। जनरली अगर वो पार्टी मीटिंग में नहीं भी आते तो बिलावल साहब के साथ कंसल्टेशन तो हो सकती है। तो जरदारी साहब की कंसल्टेशन कभी भी खत्म नहीं हुई थी, वो एक्टिव थे और हैं। कायरा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री बड़ी बिल्कुल अब्दुरुस्त का बीमारी के बाद दोबारा अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए। आसिफ अली जरदारी साहब सियासत की खेल के वो खिलाड़ी हैं जिनके मतलब कहा जाता है वो किसी वक्त भी किसी का भी पलड़ा बारीक भी कर सकते, उल्टा भी सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल बहुत से बिखरे हुए लोगों को जोड़ भी सकते हैं। तो जरदारी साहब अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जरदारी साहब अपना केस लड़ने जा रहे हैं। सही। दूसरी बात यह है कि एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पे, लीडर के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का रास्ता पसंद करना कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब की एंट्री नहीं हुई। जरदारी साहब को फोर्स किया है। एक अदालत कह रही है कि आप सैटेलाइट अपना फर्द जुर्म का प्रोसेस हम कर लेते हैं, दूसरी अदालत ने कहा कि नहीं, आपको पेश होना पड़ेगा। हमारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, हम पेश हो गए। देखिए, पाकिस्तान में ना एक अजीब बात है, वो पेश हो गए, हमने कहा जी आपकी अदालत का हुक्म पूरा हो गया, अगली पेशी से माफी दे दें। अदालत ने फरमाया नहीं, 9 तारीख का फिर आए, हम फिर आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक साबिक सदर, उन पे इल्जाम क्या है जो इस केस में बुलाया गया था? इससे बड़ा तमस्खुर नहीं है कोई। आप जरा गौर कीजिए, तोशाखाना केस क्या है? पाकिस्तान में एक कानून है, एक रवायत है कि जब कभी पाकिस्तान के सरबराह ममलकत या सरबराह हुकूमत यानी वज़ीर आज़म या सदर या वज़रा बैरूनी ममालिक सरकारी दौरे पे जाते हैं तो उनको कोई गिफ्ट वहां से मिलता है, या यहाँ आए हुए गैर मुल्की मेहमान अगर सदर को वज़ीर आज़म को मिलते हैं उनको कोई गिफ्ट देते हैं तो वो जो गिफ्ट होते हैं वो तोशाखाना नामी एक ऑफिस है, वहां जमा करा दिए जाते हैं। और जिसको वो गिफ्ट मिलता है सिर्फ वो बंदा, हर कोई नहीं। यदि सदर को गिफ्ट मिला और सदर अगर ये कहते हैं कि ये गिफ्ट मुझे दे दिया जाए तो उसका कानून है कि आप जो वजारत की कमेटी है वो कमेटी उसकी प्राइस असेस करती है और उस प्राइस के ऊपर वो चीज उनको प्राइस लेके दे दी जाती है। वो कीमत यकीनन कम होती है, कीमत बाजार की नहीं होती। यानी एक अगर लाख रुपए की चीज है और मैं 50,000 में अगर कहता हूँ कि मुझे दे दी जाए और 50,000 कीमत होती है तो अगर लाख की लेनी हो तो फिर मैं मार्केट से ले लूं और वो गिफ्ट भी मुझे मिला हुआ है। ज्यादा ये ट्रेडिशन है और ये सिर्फ जरदारी साहब ने अवेल नहीं की फैसिलिटी, इनसे पहले कई सदूर और कई वज़ीर आज़म अवेल कर चुके, मियां साहब भी कर चुके, बाकी कर चुके।
अब सवाल ये है कि इसके ऊपर क्या हो सकता था। प्रोसेस हो गए, 2 गाड़ियां उनको मिली थी, उन्होंने कहा ये गाड़ियां मुझे दे दी जाएं। प्रोसेस हुआ अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसकी असेसमेंट हुई, वो जो प्राइस या उसकी ड्यूटी थी वो पे कर दी गई। अब अर्ज ये है कि ज्यादा से ज्यादा नैब क्या कह सकता था। असूल ये था, वो कहते कि सर जी आपने 4 करोड़ जमा कराया है, नहीं आपने 6 करोड़ का बेनिफिट किया, 6 करोड़ रुपया और दे दें। सही। वो जाके अदालत में कहते जी मैंने नहीं देना, मेरा हक नहीं बनता, अदालत फैसला करती, जो भी फैसला होता हो जाता। गाड़ियां पाकिस्तान में है, बंदा पाकिस्तान में है, कोई पैसा नहीं है जो वो खा गया, कोई फ्रॉड नहीं है जो कोई कर गया। अब इसके ऊपर उनको बुला लिया तोशाखाना में। लेकिन एट द सेम टाइम एक और दिलचस्प बात है जो उससे बड़ी है, लेकिन वो उसके बारे में मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ राणा साहब कि एक साबिक सदर और भी हैं। उन साबिक सदर पे इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, गद्दारी ये वतन, उनके ऊपर गद्दारी का मुर्तकिब होने का इल्जाम है। सच्चा है झूठा है क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इल्जाम ये है, मुकदमा ये है, उनके ऊपर लोगों के कत्लेआम का मुकदमा है। सही। वो साहब अपने घर से अदालत को जाते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहां बड़े ठाट से रहते हैं पूरे स्टेट के तौर पे, और वहां से वो दुबई चले जाते हैं और दुबई की। जी बिल्कुल, खैर साहब सबका एहतसाब होना चाहिए। मुझे ना आधा 1 मिनट बर्दाश्त करें और जी जी नहीं करें, बताएं बिल्कुल करें। वो जो साहब हैं उनकी जो वहाँ मसरूफियात हैं उन साबिक सदर साहब की, वो सारा आलम जानता है, पाकिस्तान सारा जानता है। उनको तो कोई नोटिस नहीं है, उनके लिए रेड वारंट नहीं है उनको गिरफ्तार करने का, जिन पे गद्दारी का मुकदमा है। और इस सदर पे तोशाखाना केस में अदालत कहती है यहाँ पेश हो। भाई एक तो हमें समझ है, पीपल्स पार्टी इस मुल्क के शूतरों की जमात है, यानी मुसल्लियों की जमात है ना, बड़े कमजोर के लोग जो होते हैं इस मुल्क के, जो कमी कमीन है, हम है वो है। इस मुल्क के जो ब्राह्मण है या जो चौधरीज हैं, उनके साथ तो ये सलूक नहीं हो सकता, ये तो हम कमियों के साथ होगा। नहीं, पीपल्स पार्टी क्राइरा साहब, पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद जमात है जिसे हम कह सकते हैं कि जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, मुल्क को नहीं टूटने दिया। वो हम अपनी जगह अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे, मरते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, कुर्बानी देते रहेंगे, लेकिन रियासत के इदारों का सलूक हमारे साथ वही है जो चौधरी मुसल्लियों के साथ करते हैं। खैर साहब ये कहिएगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करने की ताकीद की गई है जरदारी साहब की जानिब से। किस नौयत का एहतजाज होगा, किस लेवल पर एहतजाज किया जाएगा? ये CEC की मीटिंग में फैसला हुआ जब लोगों ने कहा कि जी जरदारी साहब आपको अदालत बुला रही है और आप अदालत में पेश हो रहे हैं, तो कारकुनों को आपके साथ जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप एहतजाज करें। ये चेयरमैन साहब पर उनका फैसला था कि एहतजाज करें, आप बिल्कुल करें। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, 18वीं तरमीम के ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ, NFC के ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ, इस मुल्क के खारजा पॉलिसी के फेलियर के खिलाफ, जो मुल्क के अंदर तंगी हो रही है उसके खिलाफ आप जरूर एहतजाज करें हुकूमत के खिलाफ। लेकिन मुझे अपने केस लड़ने दें, मैं अपने केस खुद लड़ूंगा। मैं अदालतों से नहीं लड़ता, मैं अपने केस लड़ता हूँ। ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, हम अदालतों से नहीं लड़ते। गिले हमारे हैं, हमारे कत्ल भी अदालतों ने किए हैं, ये भी है, हमारे साथ जातियां भी हुई हैं, लेकिन हम गिले भी करते हैं, लेकिन अपने मुकदमे अदालतों के अंदर जाके लड़ते हैं, अदब से, अदालतों से नहीं लड़ते। कायरा साहब, आने वाले दिनों में APC, पहले भी आपसे सवाल करते रहे प्रोग्रामों में, APC जो है वो लेट होती जा रही है, बिल्कुल लेट होती जा रही है, और वो मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल पीछे जाता जा रहा है। कौन किसका जिम्मेदार है? देखिए राणा साहब, पहली गुजारिश बड़ी आपने आपका दुरुस्त राय है कि APC बहुत लेट हो गई। बिल्कुल होती जा रही है, नहीं हो गई है, ये आपने ठीक कहा। लेकिन अब देखिए कि APC क्यों, इससे पहले भी APC हुई, हमने उन APC में मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, वो कश्मीर का इशू था, वो इकोनॉमी थी या बाकी इशू थे, गवर्नेंस थी, इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहा, गवर्नमेंट को अपनी राय देनी चाहिए, प्रेशर बिल्ड किया कि गवर्नमेंट अपना सिमत दुरुस्त कर ले, और गवर्नमेंट के जो हवारी है वो भी अपने आप को जो है अपनी अलाइनमेंट दुरुस्त कर ले। एक कोशिश होती है ना जमहूरी रंग में रहते हैं, ये बातें अपनी जगह हम गवर्नमेंट गिराने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
अब पाकिस्तान का बंदा तंग है, एक फर्ज तंग है कि जमात कहती है कि हुकूमत को चले जाना चाहिए। इसका रहना इस मुल्क के लिए अब अच्छा नहीं है। जितने दिन ये रहेंगे लोगों की जिंदगी में तंगियां और पाकिस्तान को कमजोर करते रहेंगे। लिहाजा ये तय हो गया कि अब इसको जाना चाहिए। जाना कैसे चाहिए? एक जमहूरी रंग में। उसके लिए कोई एक जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक पीपल्स पार्टी ने ये समझा, हमारे चेयरमैन ने कोशिश की कि ये बजट से पहले हम मुतबादल बजट के तौर पे गवर्नमेंट को अपनी तजावीज थे। हम एपीसी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट था, शहबाज शरीफ साहब बाहर से फिर आए तो वो बीमार हो गए। हम चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बड़ा होता है, वो इसको लीड करें। फिर हम बजट के दौरान चाहते थे कि हो जाए, फिर बजट के बाद चाहते थे कि हो जाए, और उसके लिए बार बार चल के गए, अब भी जाएंगे, बार बार चल के गए, मुस्लिम लीग के पास भी गए, मौलाना साहब के पास भी गए, बाकी जमातों से भी राब्ते किए, लेकिन उसमें पेशरफ जितनी रफ्तार से होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। यही मैं जानना चाहता हूँ, किस तरफ से नहीं हुई, किस तरफ से नहीं हुई? कायरा साहब, आप बड़ी मजेदार बात करते हैं, किस तरफ से नहीं हुई, आज ये भी कर दें बात। गुजारिश ये है कि देखिए ना, कुछ मसलब की बातें होती है ना राना साहब, वो कहते हैं ना, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। ठीक है कायरा साहब, ये कह दीजिएगा कि आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्रीज पर सेटल हो चुके हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। क्या आप भी समझते हैं लंबी इनिंग्स खेलेंगे? 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। वफाकी जो हुकूमत है वो तो बहुत मुतमईन है। देखिए, हुकूमत तो हमेशा यही कहती है ना कि हमें कुछ नहीं हुआ। हमारी हुकूमत 2002, 2008, 2013 एक मरता आया, हमारे साथी हमें छोड़ गए और हम अकलीत की हुकूमत हो गए। उस वक्त भी हम बिल्कुल मसला अपने दिखा के कहते थे हमें कुछ नहीं होगा, हालांकि हमारे पास 130 मेंबर थे। तो गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि सब अच्छा है, कुछ नहीं होगा। वज़रा यही कहेंगे कि सिर्फ वो शेर है कि सुन्नतों से इस्लाम है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खुद सदाए बांधा क्या। आप अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, एक तो आपके कैमरा मैन है, ये बैक स्टेज पे जो लोग करके काम कर रहे हैं, इनको बुला के पूछ लीजिए कि हुकूमत के हालात क्या है और हुकूमत कितने काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में कितनी आसानियां हैं, फैसला हो जाएगा। अच्छा कायरा साहब, अब तो एपीसी तो नहीं होगी, मुहर्रम आ गए, फिर गुजर जाना भी, एपीसी तो दूर की बात है, रहबर कमेटी का इजलास भी नज़र नहीं आ रहा। कल नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में गुफ्तगू हुई है, उन्होंने मौलाना साहब को टारगेट दिया है। क्या मियाँ नवाज शरीफ की आसफ अली जरदारी साहब से या बिलावल भुट्टो साहब से भी कोई राब्ते हुए हैं? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है हुए हो, मेरे इल्म में नहीं है। मैं इसको ना तो कह सकता हुआ है ना, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन राब्ते हो जाएंगे। और बिलावल साहब तो इवन हो सकता है जाना पड़े तो वो तो लंदन चले जाएंगे, ये तो हालात की वजह से नहीं जा सके, लेकिन राब्ते करने में हमें कोई एतराज था ना है। हमने तो कोशिश की है और हमें तवक्को है कि सारी जमातें हमारा साथ देंगी, लेकिन राना साहब अगर बाकी जमातें या किसी एक जमात से साथ किसी वजह से, ठीक है, जो कि हमें तवक्को नहीं है देंगे, लेकिन न भी दें तो पीपल्स पार्टी जिस मामले को सियासी तौर पे दुरुस्त समझती है वो रास्ता इख्तियार किए रहेगी, वो अवाम के पास जाएगी, अवाम को जाके अवाम के दरवाजे खटखटाएगी और बताएगी कि ये हुकूमत अगर रहेगी तो आपके लिए बहुत नुकसान है। और इस अवामी दबाव के तहत बाकी जमातें भी चलेंगी और अल्टीमेटली इस हुकूमत को जाना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुतहिदा पोजीशन को मुतहिदा रखने के लिए या करने के लिए जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो मियां नवाज शरीफ से मिलने लंदन भी जा सकते हैं। कोई इसमें भी कोई मजाका नहीं होगा मेरी तरफ से, बिल्कुल। जी ठीक है कायरा साहब, ये कह दीजिएगा, बिलावल साहब ने ये कहा कि धमकियां मिल रही हैं, दबाव डाला जा रहा है, अगर पूरे ख़ानदान को भी गिरफ्तार कर लिया तब भी 18वीं तरमीम पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ सेंस कर रहे हैं वो कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कोई खतरा है? देखिए, बात गिरफ्तारियों की नहीं, गिरफ्तारी को उन्होंने सेंस में कहा ना, जो चाहे कर लें। सवाल ये है कि उसके साथ क्वालिफायर ये था कि 18वीं तरमीम पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब 18वीं तरमीम है क्या? 18वीं तरमीम आईने पाकिस्तान है। 18वीं तरमीम में आप कोई एक अलग डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, अब तो आइन का हिस्सा है। आइन के उन तरामीम में जो हमने की थी उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। आइन पाकिस्तान वो डॉक्यूमेंट है जिस असलूब के तहत आप सियासत को चलाएंगे तो आप पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बना पाएंगे,
वरना आप मार्शल लॉ लगा के देख चुके। बेआईन सरजमीन को जब चलाया, मुल्क टूटा, मुल्क कमजोर हुआ, मुल्क के हालात खराब हुए। अब आपने इस पे कंसेंसस हो गया। अब आप छेड़ना चाहते हैं किस चीज को। हमने उसमें क्या किया, हमने सूबों को एम्पावर किया। हमने वो वादे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने पाकिस्तान के लोगों और इस मफाद के यूनिट से किए, कौमियतों से किए, कि एक कौम का इशू नहीं था, ये कौमियतों के नारे थे। सभी से कहा गया कि आपके साथ ये सलूक होगा। बंगाली पाकिस्तान और मुस्लिम बनाने वाले थे, क्यों हमसे अलग हुए थे? उनसे प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए। आज भी प्रॉब्लम यही है, जो कायद-ए-आज़म ने वादे किए थे वो पूरे ना हुए तो क्या हुआ, उनको तकमील तक पहुंचाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने। 1973 के आइन में वो रास्ते तय कर दिए, तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए। जब 1973 के आइन को फर्दर खिलाफ किया गया और पाकिस्तान फिर दोबारा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और सूबाई असलियत का शिकार हुआ, अलहदगी पसंदी के नारे लगे, फिर हमने 18वीं तरमीम के जरिए सारी जमातों को इकट्ठा किया और इत्तेफाक राय से हमने दोबारा कौमों के साथ किए हुए उन वादों की तायीद की, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया आइन में, और पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क बना। आप याद कीजिए 2010 से पहले, 18वीं तरमीम से पहले बलोचिस्तान का क्या हाल था, गिलगित बल्तिस्तान का क्या हाल था। कौम परस्ती अरूज पे थी, हमने उस कौम परस्ती से उसके नारे छीने हैं। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि 18वीं तरमीम पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आएगा। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कब्ज़ा माफिया की। वो कब्ज़ा माफिया जो पाकिस्तान के हर शहर में पंजे गाड़ चुका है। इस कब्ज़ा माफिया ने इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीनों को भी नहीं छोड़ा। स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक के आइस्को हेडक्वार्टर्स भी गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। अब इसी कब्ज़ा माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। जिसने भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं सबको जवाब देना होगा। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब कहिएगा कि सरकारी अराजी पर कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है? अब ये जो फौजदारी का निज़ाम है उसमें क्या तरमीम लाई जा रही है? इस तरमीम से फ़ायदा क्या होगा? हमजा देखिए, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में सरकारी अराजी पर कब्ज़ा, चाइना कटिंग और खिलाफ ज़ब्ता बड़ी इमारतों की तमीर की दास्तानें तो हम आए रोज़ सुनते हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार में, वफाकी दारुल हुकूमत में भी ऐसे बहुत अहम तरीन मकामात, हसास तरीन जगहों के ऊपर भी कब्ज़े हो चुके हैं। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे इदारे हैं जो खिलाफ कानून तमीर किए गए हैं। और ऐसी जगह जहाँ पर आप एक पौधा आप नहीं काट सकते, मारगला हिल्स की हम बात करें, वहाँ पर भी खिलाफ कानून तमीरात की जा चुकी हैं। ये मामला ये है जो हमें दिलार स्टार को एक्सक्लूसिवली मसूल होने वाली दस्तावेज़ हैं। ये मामला वज़ीर आज़म के सामने उस वक्त पहुँचा जब रावल डैम के किनारे तमीर होने वाले एक क्लब से मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी गई। उससे दौरान पता चला कि ये मामला तो सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि बहुत से और जगहों पर फैला हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी थी और 11 अगस्त को जब ये रिपोर्ट दोबारा तैयार करके पेश की गई तो पता चला कि इस्लामाबाद के सबसे अहम तरीन सेक्टर E8, E9 की सैकड़ों एकड़ अराजी के ऊपर खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता तमीरात की जा चुकी हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, वहाँ पर मार्केट्स बनी हैं, हॉस्पिटल बना है, गोल्फ कोर्स बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर बरहमी का इजहार किया है। श्री मिजारी साहिबा ने बढ़ चढ़ कर इस सारे मामले में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मामले को टेकअप किया, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने अब चेयरमैन सीडीओ को हिदायत की है कि ये दो अहम तरीन सरकारी इदारे जो सेक्टर E8 और E9 पर वाक़ हैं, जिन्होंने तमीरात की हैं, खिलाफ कानून तमीरात की हैं, आप उन्हें नोटिस सर्व कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि मारगला हिल जो हैं वो नेशनल पार्क का हिस्सा हैं। उसकी ब्यूटी को हम किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। वहां पर गोल्फ कोर्स भी बनाया गया है तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और उसके साथ एक जो दामने कोम एक रेस्टोरेंट बनाया गया, उसके हवाले से भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा गया चेयरमैन सीडीए को कि इस मामले की इंक्वायरी करें, अगर खिलाफ वर्जी साबित होती है तो आप ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई करेंगे। इसके साथ कितना रकबा बनता है इस्लामाबाद के अंदर और उसकी कितनी मालियत बनती है जिस पे कब्जा हो चुका है? चेयरमैन सीडी ने जो रिपोर्ट पेश की, 17,000 किनाल उन्होंने वागजार करवाई है, जिसकी 403 अरब रुपए जिसकी मालियत है।
और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की हदूद में पंजाब हुकूमत की हजारों किनाल अराजी है जिसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिस पे कब्जा हो चुका है और पंजाब हुकूमत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ है। ये वफाकी काबीना को बताया गया है कि उसमें वफाकी इस्लामाबाद की इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। जो काबजीन तो है क्या भट्टी साहब पंजाब हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई करने की, अपनी जमीन वागुजार कराने की कोशिश ही नहीं की, या उनको इल्म ही नहीं है कि कब्जा कर लिया गया है? देखिए ये कैसे हो सकता है इल्म ना हो। इसी चेयरमैन सीडीए की रिपोर्ट के साथ आईजी इस्लामाबाद ने भी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि 7 मोस्ट वांटेड जो लोग थे उनकी तवस्सुत से सैकड़ों कनाल अराजी पर कब्जा था। उसके बावजूद उन्होंने 1700 कनाल अराजी आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फकार ने अपनी टीम के जरिए से वागुजार करवाई है। अगर और उनका ये कहना था कि यहाँ पर सरकारी अफसरान की, सरकारी अमले की मिली भगत से हाउसिंग सोसाइटियों के लोगों ने यहाँ पर अराजी पर कब्जा किया है। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी है कि हम एक तो ज़ाब्ता फौजदारी कानून PPC 488 में तरमीम करेंगे ताकि इनको भारी जुर्माने हो और इनको सख्त सजाओं का सामना करना पड़े। उसके साथ सीडीए को वाज़ेह तौर पर हदायत की गई है कि जो 108 इमारतें हैं मजबूरी तौर पर इस्लामाबाद में जो खिलाफ कानून तमीर की गई हैं, ताहम चेयरमैन सीडीए को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने 403 अरब रुपए मालियत की। ठीक है बड़ी साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा 17,000 वो अराजी है। जी ठीक है, आखिर में ये भी बता दीजिएगा जो खिलाफ ज़ाब्ता यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, जो तालीमी इदारे बनाए गए हैं, उनका मसला ज़्यादा है, क्या वो वागुजार करवाई जाएंगी या जुर्माने उनको किए जाएंगे और रेगुलराइज कर दिया जाएगा? क्या किया जाएगा जो तालीमी इदारे हैं उनका क्या फैसला हुआ? तो देखिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। चेयरमैन सीडीए और सीडीए बोर्ड को इस मामले में हतमी फैसले करना होंगे। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, मार्केज हैं, गोल्फ क्लब हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को मॉनिटर कर रही है। तो अब ये सीडीए का कड़ा इम्तिहान है कि उसकी क्या वो रास्ता निकालते हैं। क्या उनसे जुर्माने लेकर इसको रेगुलराइज करना है, क्या इन स्ट्रक्चर को गिराना है, ये फैसला होना बाकी है। और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर हम बात करें तो शहर इक़्तिदार के अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है कब्जा माफिया के खिलाफ और खिलाफ कानून तमीरात करने वालों के खिलाफ। इससे पहले किसी चेयरमैन सीडीए की जानिब से ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो अब ये बड़ी क्रिटिकल टाइम है, वफाकी काबीना उसको मॉनिटरिंग कर रही है। चेयरमैन सीडीए को टास्क दिया गया कि आपने इस मसले को हल करना है और अल्टीमेटली इस मसले ने हल होना है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इसके लिए कुछ दिन हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हल निकलेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने ये इनिशिएटिव लिया है, डायरेक्शन भी दे दी गई है। सुहेल इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम इशू है नाजरीन, वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता किया है और क्या उस राबते में कुछ यकीन दहानी कराई गई है नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को? APC के हवाले से क्या कोई बात हुई है या तहरीक चलाने के हवाले से कोई बात की गई है? और मियां नवाज शरीफ के क्या दीगर पार्टी के जो कायद हैं उनके साथ भी कोई राब्ते हैं? और अपनी पार्टी के अंदर मियां नवाज शरीफ ने क्या मैसेज पहुंचाया है, राना अजीम साहब से जानेंगे। राना साहब बताइए, गए जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का, क्या यकीन दहानी करवाई गई है मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को यही कहा गया है कि एक तो आप आज के बाद राब्ता करेंगे तो वो मरियम साहिबा से करेंगे। अच्छा। और साथ परवेज़ रशीद का नाम लिया गया है कि वो बजरिया परवेज़ रशीद भी कर सकते हैं। और दूसरा उन्हें कहा गया है कि मौलाना साहब मैं बाकी नाराज़ दोस्तों को भी इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी इतला के मुताबिक महमूद अचकज़ई और उसके बाद असफन यार वली इनसे राब्ते हुए हैं। और मेरी इतला ये भी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन शख्सियत, अच्छा। बिलावल या जरदारी नहीं, एक और अहम तरीन शख्सियत जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा स्टैंड लिया था और वो सेनेट में भी बड़ी अहम पोजीशन पर रहे हैं, उनसे भी उनका राब्ता हुआ है। अच्छा। और अब आने वाले, और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अंदर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, वाज़ेह, कि पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ है, बिल्कुल ठीक, लेकिन पार्टी की पॉलिसी जो होगी, बयानिया जो होगा, वो मरियम नवाज का चलेगा। अच्छा, इनके पार्टी के सदर वो होंगे कायद मरियम नवाज का। देखें, वो बड़ा टेक्निकल कर रहे हैं। अच्छा। मरियम को वो सदर बना नहीं सकते, सही, उसकी बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। अब उन्होंने कहा जी है तो मेरा भाई ना, सदर वो रहे लेकिन बयानिया उस तरफ से चले। और यही बात जो है मियां नवाज शरीफ ने जो और 3 अफराद को फ़ोन किया है जिनका मैंने जिक्र किया है, उन तीनों अफराद को यह कहा गया है कि आप मरियम से रब्ता रखेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर की एक खबर दे दूँ जी, जब मौलाना से इनकी गुफ्तगू हुई और जेल बरो तहरीक के हवाले से भी बात हुई कि हम जेल बरो तहरीक चलाते हैं, अच्छा। तो मज़े वाली बात है कि इस पर जब मुस्लिम लीग नून के
अंदर ये गुज़श्ता रोज़ बात हुई कि क्या मुस्लिम लीग नून जेल बरो तहरीक चला सकती है, तो फिर वहाँ पर वाज़े तौर पर यह बात कहेगी, वाज़े तौर पर। और बात यह थी कि जिन्हीं मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त जेल बरो तहरीक नहीं चला सकती। अच्छा, ये मैं बिल्कुल आपको वो इस पोजीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है। जिसके बाद जेल बलो तहरीक जो है उसका आइडिया तो साइड पे। उसके बाद आया जी क्या हम हुकूमत के अलावा एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, तो उस पर यह फैसला हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाजी तहरीक चलाए, नून लीग माली और दीगर सपोर्ट करेगी, उनके कारकुन साथ। अच्छा। आएंगे। अब उस पर आगे मौलाना साहब जो है उनको इतराज़ है। मौलाना साहब कहते हैं जी मैं फिर आगे लग गया, और अपोजिशन लीडर अगर अकेले आगे तकरीर करके चले गए और मेरे साथ वो ना सलूक किया जो करना चाहिए, तो फिर मैं किधर जाऊंगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए अभी। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, ये चैनल तक, अखबार तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर है। लेकिन ये आपको मैं मसद का बता रहा हूँ कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए होते तो रात को ही रहबर कमेटी के इजलास का ऐलान हो जाता। जी ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक मौलाना फजलुर रहमान के नहीं हुए, लेकिन ये अहम राब्ता हुआ है मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। आज के द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।